नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अभी जो है जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो HPRC का TGT का एग्जाम है, JBT का एग्जाम है, पेपर 1 है, या फिर और भी पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन एशिया कप 2025। तो ये बात क्रिकेट एशिया कप की बात की जा रही है। ये एशिया कप अभी 2025 का हुआ। अभी तक तो आपको याद होगा कि ये कप जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। आप इजीली टिक कर देंगे ऑप्शन सी, इंडिया जो है वो इसका सही आंसर है। परंतु सिर्फ इतना याद रख लेना कि इंडिया के द्वारा ये कप जीता गया है, यही एनफ नहीं है। यहाँ से बहुत सारी बातें बनती हैं जो यहाँ से याद रखनी है आपको। एशिया कप जो 2025 का है वो इंडिया के द्वारा जो है वो जीता गया है। इंडिया ने किसको हराकर जो है वो इस कप को जीता है? इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो हराया है। ठीक है, पाकिस्तान को इंडिया ने हराया है। ये कप, एशिया कप जो है वो हुआ कहाँ पर? इसका फाइनल का मैच जो था वो दुबई में जो था वो हुआ था। ठीक है जी, ये भी पता होना चाहिए। और इंडिया के द्वारा जो है ये कौन से नंबर का टाइटल जो है वो जीता गया? तो इंडिया जो है वो इस बार 9th नंबर का टाइटल जो है वो अपना जीता है। इनके 9 बार इंडिया जो है वो इस कप को जो है वो अभी तक जीत चुका है। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर ऐसी कौन सी टीम है जो हाईएस्ट टर्म जिसका रहा है इस कप को जीतने का, तो दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वो 6 बार जो है वो इस कप को जो है वो जीत चुका है। श्रीलंका 6 बार जीत चुका है। और उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो 2 बार इसका टाइटल को जो है वो जीत चुका है। तो इस तरह से है, ये इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। इंडिया 9 बार, श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार इस टाइटल को जो है वो जीत चुका है। हम ये भी यहाँ से जानते हैं कि ये होस्ट किसके द्वारा किया गया था? दुबई के द्वारा जो था वो इसको होस्ट किया गया था। इतना काफ़ी है यहाँ से कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट करी इस बार। इस एशिया कप की सीरीज़ में जो है वो सबसे ज़्यादा रन जो है वो किस प्लेयर के द्वारा बनाए गए? सबसे ज़्यादा रन जो है वो अभिषेक शर्मा के द्वारा जो था वो बनाए गए। अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया के ही प्लेयर हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो किसके द्वारा ली गई? तो सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो कुलदीप यादव के द्वारा ली गई। 17 विकेट जो है कुलदीप यादव के द्वारा जो है वो यहाँ पर ली गई। और मैच ये जो मैच हुआ इसमें जो है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का टाइटल किसको गया? प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है वो अभिषेक शर्मा के द्वारा ही जीता गया। अभिषेक शर्मा वही जिन्होंने जो है वो मोस्ट रन जो है वो इस सीरीज़ में जो है वो बनाए। तो ये एशिया कप के बारे में थोड़ी सी बातें थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? BCCI मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो BCCI की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो किसको चुना गया है? वो चुना गया है मिथुन मनहास को। मिथुन मनहास ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। BCCI के बारे में कुछ बातें जो है वो जानते हैं। BCCI नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया की एक बॉडी है। इसको जो है वो एस्टेब्लाइज कब किया गया था? 1928 में जो है वो BCCI को जो है वो एस्टेब्लाइज जो है वो किया गया था। BCCI के बारे में इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो आपने ध्यान रखने, मिथुन मनहास इसके प्रेसिडेंट जो है बनाए गए हैं। इसके जो CEO बनाए गए हैं वो कौन है? CEO जो है वो इसके हेमंग अमीन इसके जो है वो CEO जो है वो है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राजीव शुक्ला जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हैं। अब हम बात करते हैं अगर BCCI की या फिर क्रिकेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो BCCI का काम क्या होता है? देखो, BCCI जो है वो बहुत सारे कप्स को जो है वो होस्ट करता है जो क्रिकेट से संबंधित होते हैं। जैसे कि 2025 का वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इसी के द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप यही होस्ट करेंगे। 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होंगी यही होस्ट करेंगे। और 2031 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा वो यही जो है वो होस्ट करेंगे। तो ये BCCI का जो है वो काम है, इन कप्स को होस्ट करना, या फिर अलग अलग टाइम पर BCCI जो है वो अपना रोल जो है वो निभाता रहता है। ठीक है, BCCI की अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्रिकेट सेंटर जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आता है वहाँ पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है BCCI का। ठीक है जी, BCCI के बारे में हमें इतनी जानकारी मिल गई, इतना हमारे पास काफ़ी है। यहाँ पर जब क्रिकेट की बात हो रही है तो BCCI के साथ साथ ICC की बात भी कर लेते हैं। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो क्रिकेट को गवर्न करने वाली एक बॉडी है जो ग्लोबली जो है गवर्न करती है। इसकी स्थापना 1909 में जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में जो है वो स्थित है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जो है वो इंग्लिश है। इनके जो चेयरमैन बनाए गए हैं, जो बनाए गए हैं ICC के, वो जय शाह को जो है वो चेयरमैन जो है वो बनाया गया है।
तो ये भी पता होना चाहिए कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है, वो जो है वो जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। जय शाह जो है वो अमित शाह के जो है वो पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द 8th टू ज्वाइन इंडियाज़ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम नेटवर्क यूपीआई। तो बोलते हैं कि कौन सा देश भारत के त्वरित भुगतान प्रणाली नेटवर्क यूपीआई में शामिल होने वाला 8वां देश जो है वो बना है। अभी देखिए यूपीआई में शामिल होने वाली एक 8वें नंबर की कंट्री जो है वो बनी है। अब यूपीआई का पहले तो पूरा नाम पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। अब हम बात करते हैं यूपीआई में जो है वो शामिल होने वाली 8th नंबर की कंट्री जो है वो कौन बनी है। तो 8th नंबर की कंट्री जो है वो कतर जो है वो बनी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कतर ने यूपीआई को जो है वो अडॉप्ट जो है वो कर लिया है। कतर यूपीआई को अडॉप्ट करता है। देखो यूपीआई है क्या, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता क्या है। आप देखते हैं कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप किसी से उसका यूपीआई नंबर मांग लेते हैं कि भैया यूपीआई नंबर अपना दे दो, हम आपको वहाँ पर पेमेंट जो है वो कर देंगे। तो ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा कहेंगे कि आप हर कंट्री के पास ऐसा सिस्टम नहीं था। इंडिया ने इंडिजिनसली जो है वो ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप किया और इस सिस्टम के ऊपर जो है प्रॉपरली काम किया। और इंडिया यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, इंडिया ने और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है ये टेक्नोलॉजी दी, बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है ये सुविधा जो है वो प्रोवाइड करवाई। जो बहुत सारी कंट्रीज़ को सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है उसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस आता है, नेपाल आता है, सिंगापुर आता है, श्रीलंका आता है, यूएई इसको पहले जो है वो अपना चुका है। अभी जो है वो कतर ने भी जो है वो इस टेक्नोलॉजी को जो है वो अपनाया है। कतर ने भी जो है वो इस यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट जो है वो किया है। तो इस तरह से जो है वो इंडिया इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुका है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में कोई बात करते हैं तो ये काम बहुत अच्छा किया गया है। इसमें कभी भी कहीं भी किसी को भी आप जो है वो इजीली पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ना, वो वर्ल्ड का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है वो है। ऐसा है कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग पेमेंट सिस्टम जो है वो अपने हैं, परंतु ये जो इंडिया है ना, इंडिया का ये टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है वो है। ठीक है जी। और इतना पता होना चाहिए आपको कि लगभग दिन की जो ट्रांजैक्शंस इसमें होती हैं, अब लोग छोटी छोटी पेमेंट्स भी यहीं से करते हैं, तो लगभग 640 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें होती हैं। और ये डाटा आपको पता है ऑब्वियसली फ्लक्चुएट जो है वो होता रहता है, बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। ठीक है जी। ये हमने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में भी जाना, हमने यूपीआई के बारे में बड़े डिटेल से जो है वो जाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच इंडियन सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो बोलते हैं कि कौन सा भारतीय शहर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो है वो करेगा। तो 2025 का जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो हुआ, उसकी जो है वो मेज़बानी जो है वो कौन सा भारत का शहर जो है वो करेगा। तो उसकी मेज़बानी जो है वो न्यू दिल्ली के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। थोड़े से हम फैक्ट फाइंडिंग यहाँ पर करेंगे। अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स इसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो ये 12th एडिशन था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि न्यू दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो था वो शुरू हुआ था। देखिए ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसकी जो प्रॉपर मेडल टैली आएगी ना, उस मेडल टैली के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। जब ये प्रॉपरली गेम्स हो जाएंगी, हमारे पास प्रॉपरली एक ऑफिशियल डाटा जो है वो सामने आएगा वहाँ से, तब उस टाइम इस गेम को जो है हम इस मेडल टैली को जो है हम रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। परंतु फिलहाल इसको जो है वो कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है इंडिया में, वो आपको पता होना चाहिए। साथ में ही यहाँ से जो है वो एक और क्वेश्चन साथ में जोड़िए, ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है 2025 की, इसका मस्कट जो है वो क्या है। मस्कट ज़रूर ध्यान रखना, हर बार कोई ना कोई मस्कट बनाया ही जाता है। तो इस बार जो मस्कट बनाया गया है वो क्या जो है वो बनाया गया है, तो मस्कट आपने नोट करना है। मस्कट जो है वो विराज को जो है वो बनाया गया है। विराज जो है वो मस्कट है इसका। और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, ये स्टार्ट कब हुई थी, ये 1994 में जो था वो स्टार्ट हो गई थी। 1994 में ये स्टार्ट जो हुई थी, कहाँ से हुई थी, बर्लिन जर्मनी से जो था ये स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये भी ध्यान रखना है, कब हुई थी ये भी ध्यान रखना है, इस बार कहाँ पर होने जा रही हैं वो भी ध्यान रखना है, कहाँ पर होने जा रही हैं, साथ में ही इसका मस्कट क्या है वो भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। इतना काफ़ी है जानने के लिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क वाज लेड इन विच स्टेट। तो बोलते हैं कि भारत का जो है वो भारत का पहला पीएम मित्रा पार्क जो है वो इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। अब ये कहाँ पर जो है वो किया गया है, पीएम मित्रा पार्क का इनॉग्रेशन जो है वो अभी किया गया है। और ये इसका इनॉग्रेशन जो है वो कहाँ पर जो है वो किया गया है,
इसका इनॉग्रेशन जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पीएम मित्रा पार्क का क्या मतलब है? इसका पूरा नाम है, पीएम से मतलब प्रधानमंत्री, और मित्रा किसके लिए स्टैंड करता है? मित्रा का मतलब है, इसका मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क। ये जो है वो इसका पूरा नाम है। ठीक है, पीएम मित्रा का पूरा नाम जो है प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क जो है वो इसका मतलब है। ये जो आता है स्कीम, ये जो स्कीम पीएम मित्र स्कीम आती है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है? तो ऑब्वियसली ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत जो है वो आती है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पीएम मित्र स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत जो है वो आती है। वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है ये भी आपको पता चल गया। साथ में ही जो है पीएम मित्रा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पहला पीएम मित्रा पार्क जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट जो है वो किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो इस पार्क का इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है? तो मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक आता है। धार डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। कहाँ पर? धार डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पीएम मित्रा का जो संबंध है वो कौन सी मिनिस्ट्री के साथ है? तो पीएम मित्रा कभी भी अगर आपने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को तभी ठीक कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ ही जुड़ा हुआ है ये स्कीम। ये आप कभी भी सही नहीं कर पाते। तो ये एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ जो है वो स्कीम जो है वो जुड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, एचपीआरसी के जेवीटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो छोटी छोटी कमियाँ हैं उनको एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें, तो ये आपके पास सही अपॉर्चुनिटी है, सही एक मौका है अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर आगे बढ़ने का। तो टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया है, वहां से टाइमली जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी विच रिसेंटली कंप्लीटेड 10 ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो बोलते हैं कि भारत के पहले अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला का नाम क्या है जिसने हाल ही में 10 साल का संचालन जो है वो पूरा किया है। देखिए, बोलते हैं इंडिया का पहला जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है उसका नाम क्या है? इसने अभी ही जो है वो 10 साल जो है वो अपने पूरे किए हैं। तो इसका नाम जो है वो एस्ट्रोसैट जो है वो इसका नाम है। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम एस्ट्रोसैट है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम एस्ट्रोसैट जो है वो इसका नाम जो है वो सही है। एग्जैक्टली ये एस्ट्रोसैट भी क्या है ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। एस्ट्रोसैट जो है वो इंडिया का फर्स्ट जो है वो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप जो है वो है, और इसको जो है वो लॉन्च कब किया गया था? इसको 28 सितंबर 2015 को जो था वो लॉन्च किया गया था। अभी इसको जो है वो 10 साल कंप्लीट जो है वो इसके हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था उस टाइम PSLV-XL से जो था वो इसको लॉन्च जो था वो किया गया था। अब इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो पहले इसरो की भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पेपर 1 में इसरो के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। इसरो को जो है वो कब बनाया गया था? इसरो की स्थापना जो था वो कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में जो था वो इसकी स्थापना हुई थी। इसरो का जो हेडक्वार्टर आता है वो कहाँ पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है? अगर इसरो की हेडक्वार्टर की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आता है। 1969 में जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में आता है। प्रेजेंट टाइम में जो इसरो के चेयरमैन है उनका क्या नाम है? उनका नाम जो है वो वी नारायणन जो है वो उनका नाम है। इसरो के चेयरमैन का नाम वी नारायणन है। यहाँ पर मंगलयान भी जो है वो दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मंगलयान जो है वो कब लॉन्च हुआ था। मंगलयान भी इंडिया के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था, और मंगलयान की लॉन्च करने की डेट जो था वो थी 2013 5 नवंबर 2013 को जो था वो इसरो के द्वारा इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। वैसे ही जो है वो चंद्रयान भी जो है वो लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान 1 की अगर हम लॉन्चिंग की बात करते हैं तो अक्टूबर 22 2008 को जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 के बाद जो है वो चंद्रयान 2 भी जो है वो लॉन्च हुआ। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान 2 जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 1 तो लॉन्च हो गया। चंद्रयान 1 जब लगा कुछ कमियां हैं तो चंद्रयान 2 को जो है वो 22 जुलाई 2019 को जो था वो लॉन्च किया गया था। फिर चंद्रयान 3 भी हमने जो है वो लॉन्च किया, और चंद्रयान 3 जो है वो हमने अभी जो है वो कुछ टाइम पहले ही जो है वो लॉन्च किया है। इसको जो है वो
जुलाई महीने में 2023 में जो था वो लॉन्च जो था वो किया गया था। श्रीहरिकोटा से इसको जो था वो लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया। चंद्रयान 3 जो है वो वहाँ पर जाकर लैंड भी जो है वो कर जाता है। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड वहाँ पर जाकर करता है। तो कब वो जाकर वहाँ पर लैंड करता है? वो अगस्त महीने में 23 अगस्त को जो है वो वहाँ पर जाकर जो है वो लैंड करता है। अब 23 अगस्त को जब वो वहाँ पर जाकर लैंड करता है तो 23 अगस्त को जो है वो इंडिया सेलिब्रेट करना चाहती है। इंडिया ने 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रयान 3 वहाँ पर सक्सेसफुली जाकर लैंड किया, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जो था वो नेशनल स्पेस डे मनाना जो है वो स्टार्ट कर दी। तो अब क्वेश्चन बनता है कि नेशनल स्पेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये जो है वो 23 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। साथ में ही अच्छा, ये जो नेशनल स्पेस डे 2025 का मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये इसकी थीम भी आपने ध्यान रखनी है कि नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया गया 2025 में, उसकी थीम क्या थी, क्योंकि कई बार स्पेसिफिक थीम ही एग्जाम में पूछ जाती है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज जो है किस डे की इंपॉर्टेंट थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये नेशनल स्पेस डे की जो है वो थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेवलप्ड द युआन वांग 5 आ स्पेस एंड मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा जो है ये युआन वांग 5 को जो है वो अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये एक मिसाइल ट्रैकिंग जो है वो सिस्टम बनाया जा रहा है, विकसित किया गया है। तो इसको जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया का तो ये नहीं होगा, इंडिया का ये नहीं होगा। तो युआन नाम से पता चल रहा है कि युआन वांग कर ये चाइना का नाम हो सकता है। तो चाइना ही इसका ऑप्शन भी जो है वो सही आंसर है। अगर हम देखिए मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, जो मिसाइलें अलग अलग कंट्री जो है वो बनाती हैं, अलग अलग कंट्रीज अपनी अपनी मिसाइल्स के ऊपर जो है वो काम करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चाइना की मिसाइल सिस्टम के बारे में, तो चाइना ने जो है वो एक डोंगफेंग मिसाइल भी बनाई थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ में ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। एक डोंगफेंग 26 कर जो था वो मिसाइल जो था वो बनाई थी। डोंगफेंग मिसाइल जो था वो किसने बनाई थी? ये जो था वो चाइना के द्वारा जो था वो बनाई गई थी। और युआन वांग 5 तो आपने पढ़ ही ली कि इसके द्वारा जो है बनाई गई है। और चाइना ने जो है वो अपना एक सिस्टम जो है वो म्यांमार के बॉर्डर के साथ भी डिप्लॉय किया था। उसको क्या बोलते हैं? उसको लेपार सिस्टम जो है वो बोला जाता है। लेपार सिस्टम उसको बोला जाता है। लेपार का पूरा नाम क्या है? उसका नाम है लार्ज फेस्ड एरे रडार। ये जो लार्ज फेस्ड एरे रडार है, ये चाइना के द्वारा जो है वो म्यांमार के बॉर्डर पर जो है वो लगाई गई है। ये पता होना चाहिए कि चाइना ने इसको जो है वो कहाँ पर लगाया है। और वैसे ही HQ-16 भी चाइना की ही प्रणाली है। ये जो HQ-16 है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा ही। ठीक है जी, इसको डेवलप चाइना के द्वारा ही किया गया है HQ-16 को। HQ-16 भी क्लियर आपका हो गया। एक जो है वो फायर ड्रैगन 480 कर भी जो है वो मिसाइल आती है। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो है। ये किस कंट्री की मिसाइल है? ये जो फायर ड्रैगन 480 कर जो है वो मिसाइल आती है, ये मिसाइल जो है वो चाइना की ही मिसाइल है। ये चाइना की जो है वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आती है। इंडिया के पास भी अलग अलग मिसाइल सिस्टम जो है वो हैं, जैसे कि अग्नि है, इंडिया के पास इंद्र है, अग्नि है, ऐसी वरुण है। इस तरह की बहुत सारे सिस्टम जो है वो इंडिया के पास अपने जो है वो हैं, जिनको अलग अलग तरह से जो है वो अलग अलग टाइम पर डिप्लॉय किया जाता है, उनकी सर्विसेज जो है ली जाती हैं। कई बार इंडिया इस तरह के सिस्टम बनाने के लिए DRDO की हेल्प लेता है, इसरो भी साथ में मिलकर काम करता है, और अलग अलग कंट्रीज खास करके रशिया हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। रशिया के साथ साथ हमें जो है वो USA भी जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करवाता है डिफेंस सिस्टम में। ठीक है जी, तो ये कंट्रीज हेल्प करती हैं और इन्हीं की सहायता से जो है ये सिस्टम जो है वो बनाए जाते हैं। कई बार इंडिया जो है वो इंडिजिनसली जो है वो ऐसे सिस्टम जो है वो तैयार भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की ये बात की जा रही है। अभी CISF के जो है वो नए चीफ जो है वो बनाए गए हैं। CISF है क्या? ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो है। और CISF के जो नए चेयरमैन या फिर नए चीफ जो बनाए गए हैं वो बनाया गया है प्रवीर रंजन को। प्रवीर रंजन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये CISF के जो है वो नए चीफ जो है वो बनाए गए हैं। हम बात थोड़ी सी CISF के बारे में भी जो है वो कर लेते हैं। CISF का रेजिंग डे भी मनाया जाता है। रेजिंग डे मनाने का मतलब है कि इसका स्थापना दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। वो मार्च महीने में मनाया जाता है। मार्च महीने की 10 तारीख को जो है वो मनाया जाता है CISF का रेजिंग डे। ये जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स थी, इसको स्टेबलाइज कब किया गया था? इसको 1969 में जो था वो स्टेबलाइज किया
किया गया था। 1969 अगर आपको ध्यान आ रहा है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है 1969 को जो था वो किसकी स्थापना की गई थी, इसरो की स्थापना भी जो था वो की गई थी। यहाँ से हम जो है वो और भी सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में जो है वो जान लेते हैं। इंडिया में आर्मी है, नेवी है। आर्मी के चीफ जो है वो कौन है प्रेजेंट टाइम में इंडिया के? तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो आर्मी के जो है वो चीफ आते हैं। कौन? उपेंद्र द्विवेदी का नाम आपने ध्यान रखना है इंडियन आर्मी में। वैसे ही अगर आप बात करते हैं एयरफोर्स की, ठीक है, एयरफोर्स की अगर हम बात करते हैं कि एयरफोर्स के चीफ जो है वो कौन है, एयरफोर्स के चीफ में जो है वो कौन आता है, इसमें एयर चीफ मार्शल आते हैं जिनका नाम अमरप्रीत सिंह जो है वो आता है। तो अमरप्रीत सिंह जो है वो इनका पूरा नाम जो है वो है। और साथ में ही नेवी भी हमारे पास आती है। नेवी के भी जो है वो इम्पोर्टेंट चीफ कौन है वो पता होना चाहिए। इन जो चीफ हैं नेवी स्टाफ के वो कौन है? नेवी स्टाफ के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का नाम भी यहाँ से आपको जो है वो पता चल गया। तो हमने इंडियन एयरफोर्स के, इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के जो है वो चीफ्स के नाम जो है वो जान लिए। इनके चीफ के नाम पता चल गया आपको, यहाँ से इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। CISF का रेजिंग डे भी आपने जान लिया कि कब जो है उसका रेजिंग डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 27 सितंबर। अभी सितंबर महीना चला हुआ है, क्या 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया? दूसरे में बोलते हैं पाकिस्तान इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 कि पाकिस्तान विश्व पर्यटन दिवस 2025 की मेजबानी जो है वो करेगा। और आगे बोलते हैं द थीम फॉर 2025 इज द टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन कि 2025 की वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम जो था वो रखी गई थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो यहाँ पर दिया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के जो इसको जो है वो सब मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 27 सितंबर को ही मनाया जाता है। पहली स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। अगर हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि वो दूसरे नंबर पर जो है स्टेटमेंट दी गई है कि इसको होस्ट पाकिस्तान के द्वारा जो है वो किया गया 2025 में। 2025 में देखो वर्ल्ड टूरिज्म डे होस्ट ज़रूर किया गया परंतु पाकिस्तान के द्वारा होस्ट इसको नहीं किया गया। अच्छा, पाकिस्तान के द्वारा इसको होस्ट नहीं किया गया तो इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया? इसको जो है वो मलेशिया के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया। ठीक है, मलेशिया के द्वारा जो है वो इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 को जो है वो होस्ट किया गया। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ही रखी गई थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है कि इसकी थीम जो है वो टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ही जो है वो इसकी थीम रखी गई थी। तो थीम का भी आपको पता चल गया। यहाँ से आपने ये भी जान लिया कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, ये सब हमें बेसिक बातें जो है वो यहाँ से पता चल गई। तो इस हिसाब से चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपके पास पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता चल गया कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो होस्ट भी किया जाता है। और इसको जो है वो होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इसका जो है वो होस्ट जो है वो मलेशिया के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो कौन सा है? एकमात्र जो एक्टिव जो है वो यहाँ का ज्वालामुखी आता है उसका क्या नाम है? उसका नाम बेरन वोल्केनो जो है वो आता है। देखिए यहाँ पर ये जो बेरन वोल्केनो है ये एक्टिव वोल्केनो जो है वो इंडिया का आता है। और इंडिया में बहुत सारे वोल्केनो नहीं हैं, इंडिया में लिमिटेड ही जो है वो वोल्केनो जो है वो आते हैं। उसमें से एक बेरन वोल्केनो आता है, इनफैक्ट एक ही है ये। और ये थोड़ा सा न्यूज़ में आया तभी हम इसको करंट अफेयर में जो है वो पढ़ रहे हैं। शायद ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया ज़्यादा ही तो इसलिए जो है ये चर्चा में जो था वो आया था। है कौन से इंडिया के स्टेट? यूटी में ये स्थित। तो इंडिया के अंडमान निकोबार, ये जो केंद्र शासित प्रदेश आता है बहुत दूर, यहाँ पर जो है ये जो है वो स्थित है। अंडमान निकोबार में जाकर ये एक्टिव वोल्केनो, बेरन वोल्केनो जिसको जो है वो बोला जाता है। देखो इंपॉर्टेंट वोल्केनो में जो है वो एक इटना वोल्केनो जो है वो आता है जो कि इटली में स्थित है। इटना के अलावा जो है वो एक माउंट एल्ब्रस आता है, ये रशिया में जो है वो स्थित है। माउंट किलिमंजारो आता है, ये जो है वो तंजानिया में जो है वो स्थित है। ये किलिमंजारो वगैरह तो पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि कहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा जो है वो माउंट किलिमंजारो के द्वारा माउंट फुजी भी एक आता है। माउंट फुजी जो है वो जापान में जो है वो स्थित है। तो ये 3-4 वोल्केनो ही हम यहाँ से पढ़ेंगे। ये 3-4 वोल्केनो एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है कि लोकेशन कहाँ पर इनकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 का आया, इसमें भारत का जो है वो क्या रैंक रहा है?
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का क्या रैंक रहा है, ये आप कमेंट करके जो है बताएंगे। इससे पहले वाला जो एडिशन था उसमें हमने डिटेल से ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर रखा है। अभी आपको याद रखकर जो है वो सीधा जो है बताना है कि ये जो है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है भारत का क्या रैंक जो है वो रहा है। अब टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।